Please subscribe my channel and hit the bell notification icon also. Never miss update. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव कुमार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। यानी कि फ्रेंच जो सोसाइटी है वो लेट 18th सेंचुरी के अंदर कैसी थी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल देख लेते हैं एक। ठीक है, पहले स्टेट में आता है क्लर्की। क्लर्की कौन होते हैं? जो चर्च में प्रीस्ट वगैरह रहते हैं उसे हम क्लर्की बोलते हैं, जो वो स्पेशल फंक्शंस करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेट आती है नॉबिलिटी। सेकंड स्टेट कौन सी आती है? नॉबिलिटी। नॉबिलिटी का मतलब होता है जो बहुत ही रिच पर्सन होता है, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली से होता है, दैट इज़ द किंग। ठीक है, तो ये नॉबिलिटी के अंदर आते थे। थर्ड स्टेट के अंदर आती है पूरी एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द पेरिस। ठीक है, जिसमें आती है फर्स्ट कैटेगरी, ये आती है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एसेट्रा। आई नो दैट इज़ नॉट सो हार्ड। सेकेंड कैटेगरी आती है पीजेंट्स एंड आर्टिशंस। थर्ड कैटेगरी आती है स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, जिनके पास लैंड नहीं है। ठीक है, वो लेबर, वो मजदूर जिनके पास लैंड नहीं है। ठीक है, और फिर आते हैं सर्वेंट्स, नौकर चाकर, जो बड़े बड़े राजघराने के अंदर काम करते हैं। ठीक है, सो अब तो इसमें ये भी लिखा है, फिगर पॉइंट 2 में ये भी लिखा है सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, यानी कि ऐसी सोसाइटी जिनके पास किस किस टाइप की प्रॉपर्टी है। ठीक है, नोट दैट विद इन द थर्ड स्टेट सम वर रिच एंड द अदर वर पुअर। ठीक है, इसमें हम ये नोट करेंगे कि कुछ तो इसमें रिच पर्सन है और कुछ इसमें पुअर पर्सन भी है, दैट मीन्स गरीब पर्सन भी है। ठीक है, और हम इसमें ये भी देखते हैं कि थर्ड स्टेट के अंदर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी है और कुछ लोग हैं जो कुछ लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, वो बिल्कुल इलिटरेट पीपल है, दे आर अनपढ़। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स, यानी कि एक बर्बन डायनेस्टी थी, यूरोप की एक डायनेस्टी थी, उसका ही 16वां वंशज था, इसका नाम था लुइस 16। ठीक है, वो पेरिस का राजा बना। ठीक है, ही वॉज 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette। ठीक है, वो जब 20 साल का था तब उसने एक लड़की से शादी करी जो कि ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी, उसका नाम था मैरी एंटोनिटी। ठीक है, अपॉन हिज सक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब वो नया नया राजा बना उसने देखा कि जो उसका जो ट्रेजर है, जो उसका जो खजाना है, वो बिल्कुल खाली है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही थी, इसलिए जितना भी उसका जो फाइनेंशियल रिसोर्स था वो सारा वेस्ट हो चुका था, सारा ड्रेन हो चुका था, सारा बह चुका था। ठीक है, अब आता है इसका नेक्स्ट लाइन। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलेस। पेरिस से 20 किलोमीटर दूर वर्सलेस नाम की एक सिटी थी, वहाँ पे ही उसका एक महल था, वर्सलेस। ठीक है, वो जब वो राजा बना था तब उसको वर्सलेस पैलेस दिया गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वो जो पैलेस था, ठीक है, वो जो पैलेस था, वर्सलेस पैलेस था, जो उसका कोर्ट था, जहाँ पे जो राजा है, जो लुइस 16 है, वो सारे मेन डिसीजन लेता था, वो भी नॉट इन प्रॉपर कंडीशन में था। ठीक है, the war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion। जो एक लीवर थी, जो उन्होंने वॉर लड़ी थी, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, ब्रिटेन के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि जो अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज है दैट केम अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, वो ब्रिटेन के अंडर में आती थी, तो लुइस 16 ने उन्होंने हेल्प करी थी अमेरिका की कि उनको इंडिपेंडेंस दिलवाए। ठीक है, द वॉर एडेड मोर देन $1 billion, इसलिए उनकी जो करेंसी है, जितनी भी उनका जो वेल्थ है, वो सारी ड्रेन हो चुकी थी, सारी वेस्ट हो चुकी थी वॉर के अंदर। ठीक है, उन्होंने एक तरह से कर्जा ले लिया था एक लीवर का। ठीक है, जो किस में बदल गई थी? 2 लीवर के अंदर। ठीक है, लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, यानी कि जो लैंडर्स अपने अपने जो ज़मीन है वो लोन पे दिया करते थे, अब वो 10% का इंटरेस्ट लेने लग गए। ठीक है, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। तो इससे क्या हुआ, जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो ही सब कुछ हिसाब किताब जो भी है वो सब कुछ फ्रेंच गवर्नमेंट ही संभालती थी अकेली। ठीक है, टू मीट इज रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, यानी कि आर्मी को मेंटेन करना, रेगुलर एक्सपेंसिव उनके डेली टू डेली खर्चे होते थे, उनके मंथ के खर्चे होते थे, उनके साल के अलग खर्चे होते थे, तो इन सबको मेंटेन करने के लिए जो थे वो फ्रेंच गवर्नमेंट ही अकेली संभालती थी। ठीक है, एन आर्मी द कोर्ट
रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस यानी कि ऑफिसेस को रन करना, यूनिवर्सिटीज़ चलाना, बच्चों को पढ़ाना एंड प्रोफेसर्स को सैलरी देना, ठीक है। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, यानी कि जो स्टेट है, जो वहाँ का स्टेट है, जो पेरिस है, वो एक तरह से फोर्स हो चुका था ताकि मैं अपने टैक्सेस को बढ़ा दूँ, ठीक है। अब आता है इसका नेक्स्ट लाइन, येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफर्ड, उन्होंने इससे ज़्यादा सफ़र नहीं करा था, उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करा था, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन, मैंने आपको बताया जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 3 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड हुई थी, ठीक है। जिसमें से जो फर्स्ट स्टेट था उसको पैसा नहीं देना पड़ता था, उसको टैक्स देना नहीं पड़ता था। सेकंड स्टेट को पैसा नहीं देना पड़ता था, सारा पैसा जो था वो थर्ड स्टेट भरती थी, अब चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन जितना भी टैक्स था वो सारा थर्ड स्टेट भरती थी, ठीक है। अब आता है इसका सेकंड पैराग्राफ, द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस, ठीक है। मिडल एजेस के हिसाब से वो एक ओल्ड रेजिम निभा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा, द टर्म ओल्ड रेजिम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, ठीक है। वो एक तरह से ओल्ड रेजिम निभा रहे थे जिसमें से जो क्लास है वो डिस्क्राइब कर दी थी, ठीक है। अब आता है इसका थर्ड पैराग्राफ, फिगर 2 शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। फिगर 2 हमें ये दिखाती है जो फ्रेंच सोसाइटी है वो कैसे इस्टेब्लिश हुई है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रेजीम, ठीक है। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो पीजेंट्स की जो पॉपुलेशन थी वो 90% थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो गरीब किसानों की थी, ठीक है। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, जो भी वो फसल उगाते थे वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन में ले जाते थे, जो भी वो खेती बाड़ी करते थे, बाकी वो किसको दे देते थे, क्लर्गी को और नॉबलिटी को, यानी कि नॉबल पर्सन को, ठीक है। अब आता है इसमें, However, only a small number of them own the land they cultivated, यानी कि वो जो कुछ भी कमाते थे उसमें से बहुत स्मॉल पोर्शन अपने साथ ले जाते थे, ठीक है। अबाउट 60% ऑफ द लैंड, 60% का जो लैंड है वो ओन्ड बाय नॉबल्स ओन करते थे, चर्च के क्लर्गी जो थे वो ओन करते थे, एंड द रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, जो बिग बिजनेसमैन हुआ करते थे, मर्चेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, लॉयर्स हुआ करते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, वो भी ओन करते थे लैंड, वो 60% ओन करते थे लैंड, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट लाइन, हमसे यहाँ से आती है, द मेंबर्स ऑफ द टू स्टेट्स दैट इज क्लर्गी एंड नॉबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस, जो दो स्टेट्स थे, ठीक है, दैट इज क्लर्गी एंड द नॉबिलिटी, उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले थे, बहुत सारे राइट्स मिले थे, लेकिन बिल्कुल भी राइट्स किसको नहीं मिले थे, थर्ड स्टेट के अंदर। एक तरह से क्या हो गया था, एक तरह से दीवार खिंच गई थी, ठीक है। एक तो रिच पर्सन के अलग दीवार हो गई थी और पुअर पर्सन की एक अलग दीवार हो गई थी, ठीक है। These included feudal dues whether they extracted from the peasants, और जितने भी मतलब जो टैक्सेस वगैरह जो है, ये जो क्लर्गी है, ये जो नॉबल पर्सन्स जो है, ये सारे टैक्सेस किससे लेते थे, बिग बिजनेसमैन से, पीजेंट्स एंड आर्टिसन से, और स्मॉल पीजेंट्स लैंडलेस लेबर्स, इनसे भी टैक्सेस लिए जाते थे, ठीक है। अब आता है इसका नेक्स्ट लाइन, पीजेंट्स वर ऑब्लाइग टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, जो पीजेंट्स वगैरह, जो गरीब किसान वगैरह है, वो अमीर इंसान की देखभाल करते थे, उनके खेतों में, उनके हाउस में काम करते थे। ये देखो यहाँ पे लिखा, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, ठीक है, और टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, या तो वो आर्मी में सर्व होते थे, आर्मी में चले जाते थे, या फिर वो बिल्डिंग की, यानी कि जो भी कुछ एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी रोड्स वगैरह मरम्मत करवाते थे, वो भी मजदूर वगैरह करवाते थे, ठीक है। अब आता है इसका लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर्स ऑफ टैक्सेस कॉल्ड तित्स, जो चर्च के जो टैक्सेस होते थे उसे तित्स बोलते थे, जो भी वो स्पेशल प्रोग्राम्स करती थी वो हर किसी से लेती थी, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस, ठीक है। फ्रॉम द पीजेंट्स एंड द बिग बिजनेसमैन, जितने भी पीजेंट्स हुआ करते थे, बिग बिजनेसमैन हुआ था, लॉयर्स हुआ करते थे, ठीक है, और लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो टैक्सेस लिया कर, चर्च जो है वो टैक्सेस लिया करती थी, और उनके टैक्सेस का नाम था तित्स, ठीक है। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैज़ टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और मैंने बताया जो थर्ड स्टेट है वो जितने भी टैक्सेस है वो सारे पे करती थी। दिस इंक्लूड डायरेक्ट टैक्सेस, एक उनका डायरेक्ट टैक्स होता है टैली, जिसमें से वो सीधी स्टेट गवर्नमेंट को देती थी, और इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगाए गए थे, एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टबाकू, नमक पर और तंबाकू पर, ठीक है। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द
स्टेट थ्रो टैक्सेस वॉज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट एलम। जो टैक्सेस है वो सिर्फ थर्ड पार्टी भरती थी और कोई सी पार्टी नहीं भरती थी। ठीक है, साथ में हम नए वर्ड्स भी डिफिकल्ट वर्ड्स पे पढ़ लेते हैं। यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, यानी कि करेंसी जो फ्रांस के अंदर जो करेंसी थी उसकी बात कर लेते हैं। ये लीवर जो है ये एक तरह से करेंसी थी फ्रांस की, लेकिन ये डिसकंटिन्यू हो गई थी 1794 के अंदर। ठीक है, क्लर्की, क्लर्की कौन होते थे? ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। जो एक तरह से समूह था, ग्रुप ऑफ पीपल, समूह, झुंड था। इन्वेस्टेड, वो किस में पैसा लगाते थे? ताकि जो जितने भी चर्च में जो स्पेशल फंक्शंस होते थे, जैसे कि गुड फ्राइडे, ठीक है, इन सब के जितने भी क्रिश्चियंस के जितने भी फेस्टिवल्स होते थे, जितने भी चर्च में होते थे, वो इन सब के जो टैक्सेस है वो सिर्फ कौन भरता था? थर्ड स्टेट भरती थी। तिथ, अ टैक्स लिवाइड बाय द चर्च, जो चर्च है वो टैक्स लिवाइड करती थी, किस पे करती थी? थर्ड स्टेट के पास, थर्ड स्टेट के। कि मतलब आप जितना भी कमाओगे या आप जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करोगे, आपको 1/10 कितना देना पड़ेगा? 1/10 प्रोड्यूस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, किसको देना पड़ेगा? चर्च को, क्लर्गी को। ठीक है, टैली, टैक्स पेड टू द डायरेक्टली टू द स्टेट, जो टैक्स होता था वो हम सीधे स्टेट को भरते थे। गाइस, हम अब नेक्स्ट इमेज दिखती है, इसमें हम देखते हैं दो फिगर है। ठीक है, दो फिगरीन है इसमें। एक तो है बहुत बड़े परिवार से, नोबल पर्सन है जो बहुत ही रिच है, रिस्पेक्टेड फैमिली से। एक है बहुत ही गरीब परिवार से। ठीक है, इसके पास बहुत सब कुछ है। देख सकते हो आप, इसके पास देखो ग्रेन्स कितने सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके पास इसकी जो फिगरिन है वो देख सकते हो आप, कितना रिच पर्सन है। इसने हैट पहन रखी है, इसके क्लॉथ्स देखो आप। एक ये आता है, ये जो फिगरिन है जो आपको पुअर पर्सन की फिगरिन दिखती है, इसने बहुत सारे, इसने क्या कर रखे हैं? इसने बहुत सारे वेजिटेबल्स ये सब होल्ड कर रखे हैं अपने हाथ में। और ये क्या ला के दे रहा है? और भी पैसे ला के दे रहा है। ठीक है, तो ये इससे क्या कह रहा है कि मुझे और ला के दो, और ला के दो, और इसमें ला कर रख दो। ठीक है, तो एक तरह से ये ग्रीड की फिगर को भी दिखा रहा है। अब आता है 1.1, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है, यानी कि हम अब जो जीवन शैली है, जो हमारी जीने की जो लाइवलीहुड है, वो बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही मुश्किल में चल रही है। ठीक है, क्योंकि जो टैक्सेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। अब हम इस पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1750 टू 28 मिलियन 1789। जो पेरिस की जो पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन बढ़ चुकी है, यानी कि 1715 के अंदर जो उसकी पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन है, लेकिन 1789 में जो उसकी पॉपुलेशन है वो 28 मिलियन है। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। इससे क्या हो गया? जो फूड ग्रेन्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक तरह से खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी और इनमें शॉर्टेज आ चुकी थी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, अब आता है सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड के जो प्राइस है, विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी, रोज रैपिडली। ठीक है, उसके दाम भी बढ़ने लगे। ठीक है, यहाँ पर भी, इंडिया के अंदर भी, अगर यहाँ पे किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं ताकि लोग ना खरीदे उसको, उस चीज़ को। ठीक है, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप। जितने भी वर्कर्स थे एक तरह से वर्कशॉप में एम्प्लॉय करे जाते थे मजदूरों के लिए, मजदूरी करने के लिए। ठीक है, और जो उनकी सैलरीज थी वो बिल्कुल फिक्स थी, एकदम फिक्स सैलरीज थी उनकी। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस इन द राइज इन प्राइसेस। ठीक है, लेकिन जो वो कमाते थे वो इससे ना, मतलब अपने परिवार का पेट नहीं भर पाते थे। किसी एक परिवार का पेट भर सकता था, उसमें चारों का तो नहीं भर सकता था। किसी की फैमिली बड़ी होती, किसी की फैमिली छोटी होती, किसी की कोई फैमिली नहीं होती। ठीक है, most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in prices. मैंने पढ़ा दिया था यहाँ तक. So the gap between the poor and the rich widened. एक तरह से गैप, दीवार खिंच गई थी. पुअर की दीवार अलग, रिच पीपल की दीवार अलग. ठीक है, गैप आ गया था एकदम, यानी कि रिच पीपल जो है वो अलग हो चुके थे बिल्कुल, पुअर पीपल जो है वो बिल्कुल अलग हो चुके थे. ठीक है, थिंग्स बिकेम वर्स whenever drought or hail reduced the harvest. That means, यानी कि चीज़ें बद से बदतर होती जाएंगी अगर सूखा पड़ गया तो, या फिर हमारी फसल जो है वो ख़राब हो गई तो. ठीक है, दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंट क्राइसिस. यहाँ पे देखो, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब ये हो रहा है जहाँ पर हमारी जो लाइवलीहुड है, हमारी मेन लाइवलीहुड है, वो खतरे में पड़ जाए. ठीक है, समथिंग दैट अकर फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम. पुरानी प्रथा के अनुसार वो चल रहे थे इतनी सदियों तक, वो पुरानी प्रथा को निभा रहे थे और अभी वो पुरानी प्रथा को निभा ही रहे थे. ठीक है,
अब आता है इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. जब भी खाने पीने की कमी पड़ जाती थी, जब भी ये सब कुछ हो जाता था, तो जितने भी peasants और वर्कर्स हैं, जितने भी मजदूर वगैरह और जो किसान वगैरह है, ये लड़ाई पर उतर जाते थे। लेकिन ये अपना पूरा प्रोग्राम लेके नहीं चलते थे, ये सिर्फ अपना आधा प्रोग्राम लेके चलते थे। जब ये इतनी चीज़ों को चेंज कर सकते तो क्या जो एक तरह से दीवार बिछ रही थी रिच पीपल के अलग, पुअर पीपल की अलग, वो बिल्कुल हटा नहीं सकते थे क्या वो दीवार? ठीक है, बताओ मेरे को आप। ठीक है, दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रोस्पेरस हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड विद न्यू आइडियाज। जो थर्ड स्टेट के अंदर जो लॉयर्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, बिग बिजनेसमैन थे, वो पढ़े लिखे थे, उनके एक अलग ही आइडियाज़ थे। नीचे हम उनके आइडियाज़ के बारे में भी बातें करेंगे। इसका ये पैराग्राफ आता है, द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ द सोशल ग्रुप्स। ठीक है, एक तरह से 18th सेंचुरी में क्या हुआ, सोशल ग्रुप्स का इमर्जेंस हो गया। कौन सा? मिडिल क्लास आ चुकी थी। मिडिल क्लास क्या करती थी? हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एंड एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, उनका क्या करते थे वो दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते थे, दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जाते थे। फॉर एग्जांपल वो इंडिया में आते थे, ठीक है, पेरिस, वो इंडिया में आते थे, वो चीन में जाते थे, चाइना में जाते थे, और वहाँ पे उन सामान को बनाकर वो पेरिस में बेचते थे। ठीक है, पेरिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, इसलिए वो ज़्यादातर किस मटेरियल का सामान बेचते थे? सिर्फ वूलन का और सिल्क का, क्योंकि वूलन और सिल्क जो है वो हमारे जो बॉडी है उसको वार्म रखते हैं। ठीक है, ये एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूडिंग प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, all of these were educated and believed that no group in the society should be privileged by birth. वो ये सोचती थी, यानी कि जो लॉयर्स वगैरह, जो बिग बिजनेसमैन है, वो ये सोचते थे कि हमें जो प्रिविलेजेस है, जो हमें राइट्स है, वो हमें बर्थ से नहीं मिलना चाहिए। हम जो काम करते हैं हमें उससे प्रिविलेजेस मिलना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है, खट्टा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, this idea envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean Jacques Rousseau. ठीक है, जॉन लॉकी जो था और जीन जैक्वेस रूजियो जो था, उनके जो फिलोसफर थे उनके अलग अलग आइडियाज़ थे। ठीक है, कोई चाहता था कि हमारी पेरिस में गवर्नमेंट हो जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द लेजिस्लेटिव। ठीक है, कोई ये चाहता था कि जैसे जो मोनार्क है, जो किंग है, वो ही रहना चाहिए, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस देने चाहिए थर्ड स्टेट को भी। ठीक है, यहाँ पे ये लिखे हैं, इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉक सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। आगे पढ़ते हैं हम, ये पेज खत्म हो चुका है पूरा। मोनार्क, मैंने कहा था ना, जो मोनार्क है उसको बहुत सारे राइट्स देना चाहिए गरीब पीपल को भी। रोजे ये बोलता था जो हमारे पीपल जो है, जो मेन पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस है, उनके हाथ में होना चाहिए कि वो किस राजा को चुने, किस रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है नेता। ठीक है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ से आता है, इन द स्पिरिट ऑफ लॉस Montesquieu proposed the division of power within the government between the legislative, the execution and the judiciary. This model of government was put into force in the USA. एक तरह से USA में जब USA ने इंडिपेंडेंस जो गेन कर दी थी, उसने अपना क्या बनाया, उसने अपनी 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बनाई, जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो एक तरह से आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब उनकी इंडिपेंडेंस उन्होंने गेन कर ली थी ब्रिटेन से, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। यानी कि पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे फ्रांस के अंदर, जो राजा वगैरह थे, एक तरह से उनको इन्फ्लुएंस कर रही थी अमेरिका कि आप भी हमारी जैसी गवर्नमेंट बनाओ। ठीक है, जो डेमोक्रेसी है यूएसए में वो बहुत पहले से आ चुकी थी, कम से कम 200-250 साल पहले आ चुकी थी। हमारी इंडिया में तो अभी 100 साल ही हुए हैं, 100 साल भी नहीं हुए होंगे, 80-90 साल ही हुए हैं, तब आई हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी। ठीक है, द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलॉन्स एंड कॉफ़ी हाउसेज एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। ठीक है, जितने भी आइडियाज़ वगैरह जो भी होते हैं ये सैलॉन्स में होते थे। जितने भी आइडियाज़ वगैरह जितने भी डिस्कस करते थे फिलोसफर, ये जितने भी कहाँ करते थे, नाई की दुकान पर, ठीक है, बार्बर शॉप में, ठीक है, सैलॉन की दुकान पर, एंड कॉफ़ी हाउसेस जहाँ पे कैफेटेरिया होता है, क्योंकि एक तरह से पब्लिक प्लेस होती है, तो लोग चाय और नमकीन के साथ ये बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है,
These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. ठीक है, तो ये उनके लिए भी बेनिफिट था, वो जो बातें सुनते थे वो उनके लिए भी बेनिफिट था जो लिख और पढ़ नहीं सकते, जो इलिटरेट पीपल थे. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of the privileges. ठीक है, जब लुइस 16 ने इम्पोज कर दिए टैक्सेस पूरी एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द थर्ड स्टेट के पास, ठीक है, उनके अंदर, तो एक तरह से क्या कर दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द लुइस 16 के खिलाफ. सो थैंक यू गाइस, दिस इज़ द बेसिक, मैंने जो बता दिया आपको, इसका इंट्रोडक्शन बता दिया कि जो फ्रेंच की जो सोसाइटी है वो 18th सेंचुरी के अंदर कैसे डिफ़र करी गई थी, 3 पार्ट्स के अंदर डिफ़र करी गई थी. ठीक है, तो एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा द मेजर आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन. ये 3 दिन के बाद मैं पब्लिश कर दूंगा और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन जैसे कि मैंने इसमें समझाया. ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट के नीचे लिख दिया करिए कि हमको ये प्रॉब्लम होती है कि आप ऐसा पढ़ाया करो, ऐसा पढ़ाया करूँगा, तो मैं आपके हिसाब से ही पढ़ाया करूँगा. ठीक है, तब तक के लिए बाय और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ.